Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और 100 मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों से आप पढ़वा के देखें, वो अरबी में कुरान को पढ़ तो सकता है, समझ नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता है। उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। यहाँ के लोग यूनिवर्सिटी की मांग कब से कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। आज आप देखो चुनाव में वो मुद्दा ही नहीं, लोग कोई भी नहीं कहता कि हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। जो है वाले हैं उनके बच्चे दिल्ली रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, और नेता लोगों के तो बाहर विदेश में पढ़ते हैं। ये पूरे देश के नेताओं के बच्चे क्या पता विदेश कैसे चले जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को यहाँ भी मतलब उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। यहाँ के लोग यूनिवर्सिटी की मांग कब से कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। आज आप देखो चुनाव में वो मुद्दा ही नहीं, लोग कोई भी नहीं कहता कि हम यूनिवर्सिटी बना। मेवात के नेता चाहते हैं कि मेवात की जनता पढ़े ही नहीं, और मुझे कई बार लगता है कि इस पर रिसर्च होना चाहिए। इस बात में दम भी तो नहीं है क्या? दम है। मुझे लगता है कि मेवात की जनता जब पढ़ेगी तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारे लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन करेगा। ये प्रधानमंत्री के भाषण ने इस मुस्लिम क्षेत्र के लोगों को दुखी किया है, और दुखी होकर के लोग जो मन बना चुके थे राव साहब के लिए, अब शायद वोट में नहीं बदले। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप, और सोनिया मेरा नाम है। अब इस समय मैं फिरोजपुर झिरका में मौजूद हूँ। हमारे साथ अशफाक साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे यहाँ मेवात में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर। मेवात कार्रवाइयाँ चलाते हैं और शिक्षा के से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे मसलों पर ये सरकार को चेताते रहे हैं। सर, मैं पूरे पहले तो मेवात ज़िले का यहाँ पर मैं जिक्र करूँगी। शिक्षा का स्तर मैं देख रही हूँ यहाँ पे 10वीं का रिज़ल्ट आया सबसे पीछे मेवात, 12वीं का रिज़ल्ट आया सबसे पीछे ये नूह का इलाका। तो ऐसी क्यों है? क्या है इस क्षेत्र में ऐसा कि शिक्षा के मसले में हमेशा पिछड़ा रहा है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो ये पिछड़ा हुआ इलाका है, 2005 में नूह के नाम से कहें, मेवात के नाम से, सत्यपुरम के नाम से ज़िला बना था। उससे पहले ये गुड़गांव ज़िला का हिस्सा था। उस गुड़गांव ज़िला का जो गुड़गांव पूरी दुनिया में जाना जाता है, मिलेनियम सिटी और क्या क्या नाम से हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका ज़िला का हिस्सा होते हुए भी मेवात की स्थिति ऐसी ही थी जैसी अब है। तो ऐसा है कि ज़िला बनने के बाद भी जब हम देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो बहुत फ़र्क नहीं आया। और अलग से ज़िला बनने के बाद भी मेवात की शिक्षा में किसी प्रकार का विशेष सुधार नहीं किया गया। और देखिए, मैं तो बहुत खुल के इस पे बातें करता हूँ और कहता हूँ कि ये सरकारों की भेदभाव की नीति का एक हिस्सा है। किसी ज़माने में छुआछूत हुआ करता था कि लोगों को अछूत समझते थे। आज शिक्षा से अछूत बनाने का प्रयास किया गया है मेवात को। मेवात जहाँ 82% से लेकर 90% तक मुस्लिम आबादी है, बाकी हमारे एससी के लोग हैं, थोड़े बहुत हमारे दूसरे तरह के लोग हैं, जनरल के लोग हैं। तो इसको विशेष रूप से पीछे रखने की साजिश मैं कहता हूँ। और मेरे आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है, और इसमें दम है। इस तरह दम है कि आप देखेंगे कि ज़िला बनने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर स्कूल की बिल्डिंगें तो बनी, लेकिन स्कूलों में किसी प्रकार का भी कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ। हुड्डा साहब के ज़माने में मेवात कैडर बनाया गया, लेकिन मेवात कैडर से भी मेवात को कभी पूरे शिक्षक दिए ही नहीं गए, कभी पूरा शिक्षक नहीं हुआ। आज भी पूरा शिक्षक नहीं है। और जिस इलाके में के स्कूलों में शिक्षक नहीं हो, वहाँ प्राइमरी का एजुकेशन भी ख़राब होगा, फिर मिडिल का भी होगा, और फिर हाई का भी होगा। जो 10वीं का रिज़ल्ट ख़राब हुआ है, वो बच्चे फिर 12वीं में क्या करेंगे, वो भी ख़राब ही होगा। तो जानबूझ करके इस इलाके को एजुकेशन से वंचित रखने की साजिश का एक हिस्सा है कि ये हरियाणा, जहाँ नंबर 1 राज्य की हैसियत से देश में जाना जाता है, वहाँ ये मेवात पिछड़े ज़िला में भी है। और एजुकेशन में विशेष रूप से जो रिज़ल्ट कह रहा है, उसको न हम झुठला सकते हैं, न सरकार झुठला सकती है। स्कूलों में जो शिक्षकों की जो संख्या है, उसको न हम झुठला सकते हैं, न सरकार झुठला सकती है। और इस तरह जो है, इस भेदभाव के ज़रिए जो है मेवात को शिक्षा से दूर रखने का, मेवात के इलाके के लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास है, कोशिश है। और इसमें कोई एक सरकार नहीं, मैं नहीं कहता कि ये सरकार, पिछली सरकार भी ऐसे ही थी। इन सरकारों के बीच मेवात को पीछे रखने की साजिश में एकता है, और मेवात को पीछे रखने की साजिश का एक हिस्सा है कि मेवात शिक्षा में पीछे जो है, आज पूरे हरियाणा में जो है नंबर 1 पर है, पिछड़ेपन में जो है। तो यहाँ उस समय से लेकर अब तक हम ये कहें कि टीचर्स की संख्या पूरी नहीं हुई,
छात्र हम ये माने कि वो पढ़ाई करना, जैसे 10वीं कर ली तो 12वीं के लिए आगे ही नहीं पढ़ना उन लोगों ने सही समझा या माकूलियत नहीं रही इस तरह की। तो तकरीबन हम ये माने कितने स्कूल होंगे जिनमें सुधार आया है, कितने ऐसे स्कूल होंगे कि जो वैसे के ही वैसे हैं? एक पूरा डेटा उस समय से लेकर अब तक अगर आपके पास है तो साझा करें। देखिए, जब पिछली सरकार में यहाँ 46 स्कूल जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी था। ये पूरे नूह ज़िले के नूह जिले की मैं बात करूँगा। और ये सरकार आई तो स्कूलों का स्टेटस बढ़ाया और आज 100 से ज़्यादा स्कूल जो है सीनियर सेकेंडरी हैं। अब भी जो है अगले 5 दिन पहले भी आज जो चिट्ठियाँ आ गई एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हमने यहाँ के स्कूलों का बसीमियों और हिरवाड़ी यहाँ के स्कूलों के लिए प्रयासरत थे हम कि ये कम से कम 10वीं तक किया जाए, लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती हैं आगे, तो सरकार ने कर दिया। अभी अभी चिट्ठी मुझे भेजा है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि भाई हमने इन स्कूलों को सेकेंडरी कर, स्कूलों का स्तर बढ़ाया इस सरकार ने, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उन स्कूलों को जो है शिक्षक नहीं उपलब्ध कराया गया। अगर आप पूरा डाटा देखेंगे तो हुड्डा साहब की सरकार में 2014 से पहले यहाँ जो है आरोही मॉडल्स स्कूल बनाए गए थे। वो इसलिए बनाए गए थे पूरे हरियाणा में, और हमारे ज़िले में 6 स्कूल बनाए गए 6 ब्लॉक। उसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए और 9th 10th 11th और 12th 4 क्लास पढ़ाई हो और जो है उससे बच्चे जो है आगे बढ़े। आरोही मॉडल्स स्कूल में लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनाए गए। मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, जो 6 हॉस्टल बने किसी में कोई एक लड़की आज तक नहीं दाखिल हो पाई। इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। और ये जो स्कूल हैं आरोही मॉडल, उसमें किसी में भी टीचर पूरे नहीं किए गए। ये फिरोजपुर झिरका में जो स्कूल है हमारा आरोही मॉडल स्कूल यहाँ के गांव में, वहाँ जो है आज तक सिर्फ एक परमानेंट शिक्षक है। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक परमानेंट है, एक गेस्ट टीचर जो है। 2 शिक्षक पर आरोही मॉडल से स्कूल चल रहा है। यही स्थिति नगीना की है, यही स्थिति पुनाना और सभी आरोही मॉडल से स्कूल की यही है। कुछ नहीं हुआ। इस सरकार ने कहा कि हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे और यहाँ इन्होंने प्राइमरी स्कूल को भी मॉडल्स स्कूल, मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से बनाने की कोशिश हुई। बनाया, सरकार ने घोषणा कर दी, उस पर बोर्ड पर लिख दिया गया, थोड़ा रंग रोगन भी किया गया। लेकिन मेवात के किसी भी स्कूल में जैसी पहली स्थिति थी वैसी स्थिति ये रही। नाम तो दिया गया, कहती है सरकार कि हमने मॉडल स्कूल बनाए, लेकिन उस मॉडल स्कूल में टीचर नहीं है। और टीचर विहीन स्कूल ईंट और गारे का एक मकान तो हो सकता है, लेकिन पढ़ाई और शिक्षा के लिए उसका कोई योगदान नहीं हो सकता है। और अगर आप देखेंगे कि किस तरह सरकार की बेरुखी है कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो माइनॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट को मिलता है पैसा, MSDP से नूह ज़िला में जो है एक जो है स्कूल बना हुआ है और उस स्कूल 5 करोड़ रुपए से, और 5 करोड़ रुपए इसके स्कूल से वो स्कूल बना, लेकिन 5 साल हो गए उस स्कूल को सरकार ने अपने अंडर में ही नहीं लिया और आज तक उसमें पढ़ाई नहीं शुरू हुई, वो बिल्डिंग गिरने जा रही है। तो ये स्थिति जो है एजुकेशन में सरकार की तरफ से जो है ना मायूसी रही है। सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बातें रही कि बस घोषणाएं रहीं, उस पर अमल नहीं हुआ। मेवात कैडर के हिसाब से पहले भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अब भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। इसलिए मेवात में शिक्षा का स्तर जो है वो कमज़ोर था और कमज़ोर है अब तक जो है। लड़कियों की शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो मैं मानूंगी कि बहुत ऐसा चांस होगा कि लड़कियों ने 12वीं कक्षा पास की है या वो कॉलेज जा रही हैं। नूह के कॉलेज से मैं निकल रही थी तो वहाँ पे मैं लड़के ही देख रही थी और उनकी संख्या भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। रोहतक, सोनीपत या वहाँ की मैं तादाद देखती हूँ तो पूरे ऑटो भर के मुझे लड़के नज़र आते हैं, लड़कियाँ नज़र आती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो शिक्षा के मसले में मैं ये कहूँ कि लड़कियाँ तो हैं ही कम, लड़के भी कम हैं। देखिए, लड़कियां तो कम है कि लड़कियां जो डाटाज है उस हिसाब से 36% लड़कियां हमारी पढ़ती हैं, जिसमें सभी समुदाय के लोग हैं। और उसमें भी में समुदाय के साथ साथ सरकार भी जिम्मेदार है। हुड्डा साहब की सरकार ने काम किया था, उन्होंने कोशिश की थी कि लड़कियों के लिए, उनको कहा गया था, आप जैसे पत्रकार साथियों ने वहाँ तक पहुँचाई कि मेवात का कल्चर अलग है, तहजीब अलग है, वहाँ लोग लड़कियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो कोई एजुकेशन में नहीं भेजते, तो उनके लिए लड़कियों के लिए मिडिल स्कूल बनाए जाए। हुड्डा साहब ने अनाउंसमेंट किया और स्कूल
मतलब स्कूल बने कहिए अपने हिसाब से महिलाओं के, लड़कियों के लिए। लड़कियां जाने भी खूब लगी, लेकिन उसमें टीचर हुडा साहब ने भी नहीं दिया और अब भी उसमें शिक्षक नहीं मिले। जब नहीं शिक्षक मिले तो आप जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई, हम लोगों ने हर मंच पर जब उठाया, तो मौजूदा सरकार ने यह किया कि बजाय इसके कि उन स्कूलों को टीचर दिया जाता, वहाँ महिला शिक्षिकाएं नियुक्त की जाती या पुरुष शिक्षक भी नियुक्त किए जाते। जब ये आवाज़ हर मंच पे मैंने उठाया हर जगह, तो बदले में सरकार ने किया कि उन सारे गर्ल स्कूलों को बॉयज़ के साथ मर्ज कर दिया, ताकि डाटा देखने में अच्छा लगे शिक्षकों का। मर्ज करने की वजह से लड़कियों की शिक्षा कम हुई और लोग जो है स्कूलों के बजाय मदरसे की तरफ बच्चियों को भेजने लगे और गर्ल एजुकेशन कम हुआ। जब मिडिल में कम हो जाता है तो हाई में कम हो जाता है, हाई में होता है तो सीनियर सेकेंडरी में कम हो जाता है। रहा लड़कों का, तो जब टीचर कम होंगे और बच्चे में इल्म नहीं होगा, बच्चों को जानकारी नहीं होगी, तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। खींच खाच के चोरी वोरी से अगर पास भी कर गया है बच्चा, तो बच्चा उच्च शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेगा। वो 12वीं तक अगर कर लिया है तो उसको लगेगा यार बीए या बीएससी बीकॉम तो हमसे होगा नहीं, तो उससे अच्छा है कि कोई धंधा करे, कोई काम करे। तो इसलिए आपको कॉलेज में वो भीड़ नहीं दिखी होगी जो लड़कों की है, और जो है लड़कियां इसलिए भी नहीं दिखी होगी कि सालेड़ी में एक लड़कियों का कॉलेज है, तो कुछ लड़कियां वहाँ भी चली जाती हैं पढ़ने। अब ये इंतज़ाम हुआ, सरकार ने किया, तो लड़कियां पढ़ती हैं वहाँ। लेकिन कोई एजुकेशन में लड़कियां भी नहीं, लड़के भी नहीं जाते हैं। लड़के भी क्यों नहीं जाएंगे कि आप देखेंगे कि एमए की एजुकेशन नहीं है, मास्टर डिग्री नहीं हो रही है एक आध सब्जेक्ट को छोड़ करके। तो बच्चे सोचते हैं कि इससे अच्छा जो जिन्हें पढ़ना है या जिनके माँ बाप जागरूक हैं वो अपने को सोनीपत भेज देंगे, रोहतक भेज देंगे, कुरुक्षेत्र और दिल्ली अलीगढ़ वगैरह भेज देते हैं। तो इसलिए यहाँ कॉलेज में भी बच्चे कम ही दिखते हैं, और नाम एडमिशन के बाद भी बच्चे कम इसलिए जाते हैं कि प्रोफेसर्स भी नहीं हैं इन कॉलेजेस में। तो इस तरह के हालात। और मदरसों में जहाँ मैं गई एक दो मदरसे में, तो वहाँ भी जो परिस्थिति है वो ये रही कि ज़्यादा जो शिक्षा है वो धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। मैंने वहाँ के बच्चों से बात की तो उनका ये था कि हम ये पढ़ाई करके मौलवी बनेंगे, यानी उनको ये नहीं था इंजीनियर डॉक्टर या किसी तरह की स्किल आएगी। तो ये जो धर्म की शिक्षा भी दी जा रही है, तो इसे भी हम ये कहेंगे कि वो रोज़गार के लिए या बहुत ज़्यादा रोज़गार के लिए भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए, मैं इसको लेकर के बहुत क्लियर हूँ, और आपकी वीडियोस देख करके हमारे लोग हमसे नाराज़ भी होंगे शायद, लेकिन मैं फैक्ट बात करने में विश्वास रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ समाज सरकार पर ही आरोप लगाया जाए। अगर कमियां हम में है, समाज में है, तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए। देखिए, मजहबी शिक्षा के लिए इन मदरसों की कोई ज़रूरत नहीं है, चंद मदरसों की ज़रूरत है। लेकिन क्या क्या मदरसों में मजहबी शिक्षा ही दी जाती है? क्या वहाँ पर इस तरह का पाठ्यक्रम नहीं होता जो स्कूल्स में होता है? देखिए, इस सिलसिले में हम लोगों ने कोशिश किया था पिछली जब सरकार थी हुड्डा साहब की, और अखलाकुर रहमान कदवई जब गवर्नर थे, तो हम लोगों ने प्रपोज़ल रखा था, और चौधरी आफ्ताब साहब जो विधायक हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनवाई थी कि आप बिहार में देख करके आइए, आप मध्य प्रदेश में देख करके आइए, वहाँ बच्चों के जो अधिकार और हुकूक हैं उनका जो है नुकसान नहीं हो रहा है। मदरसा बोर्ड सरकार ने बनाया है, और मदरसा बोर्ड में स्वतंत्रता है। जो मदरसा वाले चाहे अपना अफिलिएशन करा लें, जैसे हरियाणा स्कूल बोर्ड है वैसे मदरसा बोर्ड है बिहार में। जिनको मर्जी है वो मदरसा बोर्ड से अपने मदरसे को मंजूर कराएं। मदरसों में बच्चे साइंस, मैथ और दीनियात, मैं बहुत दावे से कहता हूँ, क्योंकि बिहार के 200 मदरसों को मैंने विजिट किया है। ये जो मदरसे आप हरियाणा में देख रहे हैं, इन सभी मदरसों से 200 गुना अच्छी शिक्षा होती है। धर्म की शिक्षा की मैं बात करता हूँ, धर्म की शिक्षा भी होती है, अच्छी अंग्रेज़ी भी होती है, अच्छा वो बच्चे ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। इसी देश की बात है, बाहर का देश थोड़ी है बिहार और मध्य प्रदेश। तो उस तरह के मदरसे होने चाहिए। समाज को भी मदरसों में दीन और के मज़हब के साथ साथ इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा अपने साथ साथ देश के भी काम आए। और मज़हब की तो बात मैं कहता हूँ कि मज़हब की जितनी शिक्षा है, किसी भी परिवार में अगर लोग मजहबी हैं, धार्मिक हैं, कोई भाई पंडित के घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो सारी चीज़ें सीख लेता है जो पंडित जी के घर में है। एक घर में मुसलमान के घर में पैदा होने वाला तमाम धार्मिक चीज़ें वो सीख लेता है जो इस जीवन में ज़रूरत है घर के अंदर। जब वो घर के अंदर सीख लेता है तो बहुत ज़्यादा जो है, मुझे नहीं लगता है कि मदरसों की ज़रूरत है कि जहाँ बच्चों को जो है, और मदरसों की हालत ये है फिर भी कि आप जहाँ से हो के आई हैं कई जगह, कि जैसे हमारी मज़हब की किताब कुरान है,
मैं आपको कहता हूँ एज ए पत्रकार, आप किसी साथी को लेके जाएं और 100 मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों से आप पढ़वा के देखें, वो अरबी में कुरान को पढ़ तो सकता है, समझ नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि दीन की भी तालीम के नाम पे धोखा है। मैं कहता हूँ मज़हब की तालीम के नाम पर धोखा है। मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूँ, आप लाओ अरबी की बड़ी बड़ी किताबें मैं पढ़ता हूँ। मैंने तो उतना समय नहीं दिया है। यहाँ मेरा बेटा खड़ा है, कॉलेज में पढ़ता है, अरबी का ज्ञाता है, अरबी जानता है, केरल में पढ़ता है, उच्च शिक्षा लेता है, धर्म की शिक्षा के बारे में बड़े बड़े लोगों से अच्छा जानता है। तो ये इसलिए है कि हमने वैसे मदरसों में भी हमने पढ़ी जहाँ के लोगों ने इंतज़ाम किया है कि आप आर्ट्स पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, आप जो है इस्लाम में इकोनॉमिक्स क्या कहता है वो जानना पड़ेगा। इस्लाम में सिर्फ ये नमाज रोज़ा ही नहीं है, इस्लाम में तो सारी चीज़ें हैं कि दुनिया की जितने जीने के तरीक़े हैं। इस्लाम एक दीन है और दीन कहते हैं तरीक़े ज़िंदगी को, जीने का तरीक़ा है। तो हर चीज़ पे बात करता है, खेती के बारे में, खेती में पट्टा देने के बारे में, आपको जो है शिक्षा के बारे में, कितनी शिक्षा लेनी है उसके बारे में समझ देता है। तो मदरसों को मजहबी तालीम के साथ साथ वक्त के ज़रूरत के मुताबिक तालीम देनी चाहिए। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए देता हूँ कि इस सिलसिले में हमारे हिंदुस्तान में भारत के जो जमीयत उलमा हिंद है, भारत में मुसलमानों के उलमा की बड़ी तंजीम है, उन्होंने थोड़ा आगे 2 कदम बढ़ाया है और उन्होंने कहा है हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने कि ये जितने मदरसे हैं इसको ओपन स्कूल में बदलो, यानी यहाँ कम से कम स्कूलों की शिक्षा हो। और हमारे यहाँ जामे मस्जिद है, वहाँ के बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हमारे नू में मदरसे हैं, सब जमीयत उलमा ने इंतज़ाम किया है, वहीं से पढ़ाई होती है अब और बच्चों को तैयार किया जा रहा है। कुछ मदरसे इसमें तैयार हुए हैं, उनको जमीयत उलमा की तरफ से उनको वहीं से क्लास लिया जाता है और मज़हब के साथ साथ उसको जो ज़रूरत है देश की, उन बच्चों को हिंदी की, अंग्रेज़ी की और जितनी जानकारी की ज़रूरत है, आसमान के बारे में जानने की, ज़मीन के बारे में जानने की, मौसम के बारे में जानने की, सियासत और राजनीति के बारे में, तो जमीयत उलमा ने इनिशिएटिव लिया है। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने उन्होंने शुरुआत की है। उन्होंने अपने ऑफिस में एक स्पेशल अधिकारी रखा है कि पूरे देश के मदरसों को जोड़ो और वहाँ नेशनल ओपन से उन बच्चों का एग्ज़ाम कराया जाए। इसकी शुरुआत अब हुई है, जो बहुत अच्छा कदम है। आप जिन मदरसों में गई होंगी वहाँ वो अभी नहीं जुड़े हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब और जमीयत उलमा के इस तहरीक से और मदरसे जुड़ेंगे और दीन के साथ साथ मुल्क को चलाने में जो सहयोग देने वाली तालीम है उसको भी लोग हासिल करेंगे। तो फिर अगर मैं यहाँ फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के स्कूलों की बात करूँ तो यहाँ भी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं। मैं असल में मदरसों के की स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्कूलों की भी स्कूलों की भी ठीक नहीं है, स्कूलों की भी ठीक नहीं है कि अब एक स्कूल में 3 क्लासेस हैं, 6ठी 7वीं 8वीं, एक शिक्षक है। कैसे स्थिति सुधर सकती है? जबकि जब 6ठी और 7वीं और 8वीं में जाते हैं तो साइंस टीचर अलग होते हैं और सोशल साइंस के टीचर अलग होते हैं, मैथ के टीचर अलग होते हैं, अब है ही नहीं। तो स्थिति तो ख़राब रहेगी, स्थिति तो बहुत दयनीय है। और अगर हम पूरे ज़िले की बात करें तो उसमें आप कितने स्कूल ऐसे मानेंगे कि उनमें सुधार हुआ है या हो रहा है या वो ठीक ठाक हैं? देखिए, असल में हम सब लोग चाहते थे कि कम से कम सरकार हर ब्लॉक में एक स्कूल को बेहतर करे, कम से कम, संसाधन कम है तो। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं फिरोजपुर झिरका की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तावड़ू को आप छोड़ दें, जो हमारे नूह ज़िला का ही इलाका तावड़ू है, वहाँ टीचरों की कमी नहीं है, वहाँ शिक्षक पूरे हैं। आप कहेंगे क्यों है? तो जो हमारे दूसरे ज़िलों के रेवाड़ी के शिक्षक हैं, भिवाड़ी के शिक्षक हैं, उस तरह के जो नज़दीक के शिक्षक हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ से उनको जाने में आसानी होती है, तो उन लोगों ने अपनी पोस्टिंग वहीं करा रखी है। अगर किसी की पोस्टिंग इधर है तो उन्होंने अपना थोड़ी दिनों के लिए वहाँ करा रखा है और वहाँ स्कूलों में शिक्षक पूरे हैं। इसलिए जब आप यहाँ के रिज़ल्ट को देखेंगी, जिसमें ज़िला पीछे है, तो ज़िला में भी आप देखेंगे कि तावड़ू का रिज़ल्ट अच्छा है, हमारा रिज़ल्ट ख़राब है, झिरका का ख़राब है ज़्यादा, पुराना का ख़राब है, इससे थोड़ा अच्छा नूह का है पूरे ज़िला में। तो इसलिए स्कूल अच्छे नहीं हुए हैं, वहाँ शहर हैं, वहाँ सुविधाएं हैं, बच्चों ने स्कूल के साथ साथ ट्यूशन वगैरह पढ़ा होगा, मेरा मानना है पढ़ा है, तो वहाँ के रिज़ल्ट भी अच्छे हुए हैं
और वो उनके स्कूल को तो मैं अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन चलो टीचर पूरे हैं तावड़ू में, तो थोड़ा उनके स्कूल में पूरा कोरम है, तो बच्चे पढ़ते भी हैं वहाँ, जो है पढ़ते होंगे, हाँ शिक्षक पढ़ाते होंगे। वहाँ के गार्जियन भी हमसे जागरूक हैं, वहाँ का एसएमसी भी हमसे अच्छा है थोड़ा सा, तावड़ू वगैरह का जो हमने विजिट करके देखा है, तो इसलिए वहाँ तालीम अच्छी है। हमारे यहाँ कम है। फिरोजपुर, झिरका, नूह, पुनाना में आप देखेंगे तो बुरी स्थिति है। तो यहाँ कोई जैसे विधायक हुए, इतने सारे नेता हुए यहाँ के, और बड़े घरानों की राजनीति रही, ऐसा नहीं रहा कि कोई भी नौसिखिए व्यक्ति उठे हों, उनको विधायक बना दिया गया हो। होंगे तो संख्या जो है वो बड़ी कम है। वैसे तो हम ये माने कि घरानों की ही पॉलिटिक्स आपके इस क्षेत्र में चलती आ रही है, तो क्या उन्होंने भी कोई इस तरह से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है, अपनी ओर से कोई ऐसा नहीं कहा कि अब शिक्षा का स्तर सुधारा जाए? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो सब उनके बच्चे विदेश से पढ़ के आ रहे हैं, पैराशूट के ज़रिए एंट्री ले रहे हैं वो सियासत में। देखिए, ख़ास तौर से जो हमारे मेवात की राजनीति है और मेवात के हमारे सम्मानित राजनेता हैं, उनके लिए शिक्षा कोई महत्व नहीं रखता है। मैं बड़ा खुल के इसको कहता हूँ, इसलिए नहीं रखता है। वो मेवात की शिक्षा इसलिए नहीं है कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं वो। हाँ। तो इसलिए मौजूदा भी जो लोग हैं, और अगर आप फौरी तौर पर आप बात करें तो हमारे कांग्रेस के एमएलए हैं तीनों जगह, विपक्ष में थे ये। मैं आवाज़ उठाने को, विधानसभा में बोलने को मैं बहुत अहमियत नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि वहाँ आप आवाज़ उठाते हैं, आपकी नहीं सुनी जाती है। विपक्ष के नेताओं का काम है कि वो विधानसभा में आवाज़ उठाएं, और अगर आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो अगला कदम सड़क पे उतरना चाहिए, है ना। कहा था राम मनोहर लोहिया जी ने कि जब सड़कें सुनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कों पे कोई एजुकेशन को लेकर के, इस रोड को लेकर के, जो 4 लेन रोड है, यहाँ के स्कूलों की बुरी स्थिति को लेकर, ये कांग्रेस के तीनों विधायक, हमारे सम्मानित विधायक, जो जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए विधानसभा में, तो इनको भी पता है कि विधानसभा में बोलने का टाइम मिलेगा, कह लेंगे, जनता खुश हो जाएगी, अरे हमारे नेताजी तो विधानसभा में आवाज़ उठा रहा है। लेकिन मैं इसे बेईमानी समझता हूँ, जनता के साथ इसे धोखा समझता हूँ कि वो जनता को धोखा दे रहे हैं कि आप विपक्ष में हैं, आपकी आवाज़ वहाँ नहीं सुनी जाती है, तो आपको सड़क पे उतरना चाहिए। पिछले 5 साल में तीनों विधायक महोदय, जिनके अपने अपने बच्चे भी बाहरों में पढ़ते हैं और विदेशों में पढ़ करके आ रहे हैं, इन्होंने कोई मजबूत आवाज़ सड़क पे नहीं उठाई है कि हाँ भाई स्कूलों की स्थिति कैसी है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भी मायूस है। पिछली सरकार में भी जो लोग थे उन लोगों ने भी मतलब आवाज़ उठाई, और इसलिए भी शायद नहीं आवाज़ उठाई कि जनता के लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि हाँ स्कूल बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो लोग पैसा वाले हैं उनके बच्चे दिल्ली रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, और नेता लोगों के तो बाहर विदेश में पढ़ते हैं। ये पूरे देश के नेताओं के बच्चे क्या पता विदेश कैसे चले जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को यहाँ भी मतलब उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। यहाँ के लोग यूनिवर्सिटी की मांग कब से कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। आज आप देखो चुनाव में वो मुद्दा ही नहीं, लोग कोई भी नहीं कहता कि हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। जो है सब लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनेगी तो शिक्षा आगे बढ़ेगी, लोग थोड़ा देखेंगे, बड़ी शिक्षा को तो पढ़ेंगे, लेकिन नहीं हो रही है। तो नेता लोग बस बोल करके विधानसभा में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सड़क पे उतर के जब तक संघर्ष नहीं करेंगे नेता, विपक्ष के किसी भी नेता की कोई बात विधानसभा में, संसद में नहीं सुनी जाती है, तब तक वो विधानसभा से निकल करके सड़क पे आंदोलन नहीं करता है। तो मेवात की शिक्षा के लिए भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेवात की शिक्षा का आज रिजल्ट खराब है, तब भी विधायक लोगों को कोई फिक्र नहीं। अब तो रिजल्ट का एक बहाना भी था, अब तो सरकार को घेरना चाहिए था, चाहे चुनाव चल रहा है, चुनाव में ही घेरो। लेकिन चुनाव में इसलिए नेता नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता भी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी, तो यहाँ के लोग कहते हैं, मेवात के हमारे साथी और बड़े बुजुर्ग के मेवात के नेता चाहते हैं कि मेवात की जनता पढ़े ही नहीं। और मुझे कई बार लगता है कि इस पर रिसर्च होना चाहिए, इस बात में दम भी तो नहीं है क्या? दम है। मुझे लगता है कि मेवात की जनता जब पढ़ेगी तो हमारी ग़ुलामी कौन करेगा, हमारे लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन करेगा। इसलिए भी जानबूझकर शायद, और इसको मैं हवा में नहीं कहता हूँ, ये नवोदय विद्यालय बना हुआ है नूह ज़िले का। आप हैरत करेंगे कि 18 साल तक नवोदय विद्यालय निर्माण की जगह का बोर्ड इसी तिजारा रोड पे लगा रहा,
और किसी नेता के कान पर जूं तक नहीं रहेगा कि हाँ नवोदय विद्यालय बन जाए। मेरे जैसे कुछ लोग, कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी थे चार्टी मंत्री, मैं ही लेके गया एक वहाँ एक टीम को लेकर के और उनसे कहा, तो उन्होंने अली अशरफ फातमी थे उस वक्त HRD में राज्य मंत्री, उनसे हमारे तल्लुकात भी थे। उन्होंने जो है सुनी हमारी बात, और एजुकेशन के आदमी थे। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मेवात में जो है 18 साल से बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल नहीं बन रहा है। उसने तुरंत उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया, तब जाके वो बोर्ड बन पाया। आप जैसे पत्रकार साथियों की मदद से, जो हम जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई तो बन पाया, नहीं तो 18 साल तक ऐसा रहा। केंद्रीय विद्यालय देखिए, हमारे बाद पलवल ज़िला बना है, वहाँ देखिए केंद्रीय विद्यालय बरसों से काम कर रहा है। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय शुरू ही नहीं हुआ, जबकि हम 2005 से एक ज़िला के रूप में जो है, आप कहेंगे 25 साल 20 साल हम लोगों ने ज़िंदगी जी ली, लेकिन केंद्रीय विद्यालय नहीं शुरू हुआ। अगर नेता हमारे ईमानदार होते तो कम से कम इन चीज़ों को तो, यहाँ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी केंद्र की सरकार थी, यहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय नहीं आ पाया यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये सबको देखने से लगता है कि ये आरोप सही है, हमारे लोग लगाते हैं कि भाई लीडर्स चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे न पढ़ें, और ये जो है ताकि हमारे लिए जिंदाबाद मुर्दा करते रहें। और आज देखने में ऐसा लगता है, और ये बातें प्रूफ करती हैं इसको जो है। तो यहाँ का अगर मैं सियासी माहौल की भी मैं अगर तासीर की बात करूँ, उसमें मैं ये मानूँ कि शायद हवा उस ओर रहती हो कि चलिए जी एक लहर जो है बीजेपी के पक्ष की है तो लोग बीजेपी की ओर जा रहे हैं, खिलाफ की है तो लोग खिलाफत की ओर जा रहे हैं। तो क्या अपनी बौद्धिक चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, या वोट भी मतलब इसी तरह से दिए जाते हैं? देखिए, मेवात का जो राजनीतिक की जो ज़मीन है, इसमें कोई किसी पार्टी का नहीं है, कोई भी वोटर किसी पार्टी का वोटर बिल्कुल नहीं है, पूरे मेवात का। ये जो है ना राजनीतिक घरानों के वोटर्स हैं। वो राजनीतिक घराना या वो राजनीतिक आदमी अगर आज छोड़ के किसी पार्टी में चला जाए तो सिर्फ उसको 2-3% वोट के फ़र्क का पड़ेगा, नहीं तो उसके सारे जो अनुयायी हैं वो सीधे उसी पार्टी में चले जाएंगे। जैसे चौधरी जाकिर हुसैन साहब इनलो में थे, विधायक थे, तो सभी लोग उनके जो लोग थे उनके साथ थे। जब वो भाजपा में आए तो फिर सारे लोग उनके साथ चले गए। आपको पता होगा कि पिछले चुनाव 2500 से ही हारे थे जो है, नहीं तो करीब करीब मुकाबला उन्होंने किया था बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये कि उनके जो घरेलू वोटर थे वो उनके साथ शिफ्ट हुए। इसी तरह सभी नेताओं का है। चौधरी इलियास साहब 2005 तक इनलो के नेता थे, फिर बाद में भी इनलो के रहे, अब कांग्रेस में चले गए पुराना में। तो जो उनके वोटर्स थे इन लोग में वो सब कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, कांग्रेस में उनको जिता दिया। ऐसे ही मतलब परिस्थिति है यहाँ। बड़ा नेता जब किसी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा तो उनके वोटर्स उस पार्टी को वोट दे देंगे, अदरवाइज़ कोई दुश्मनी और दोस्ती जो है ना पार्टी से नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँ कि भाजपा से लोग नफरत करते हैं, मैं नहीं मानता। अगर मानते तो जाकिर साहब को इतना वोट कैसे मिल जाता, समझा। तो लोग अपने उम्मीदवार और घरेलू रिश्तों के बुनियाद पर यहाँ वोटिंग करते हैं। अब भी ऐसा ही होने वाला है। आने वाले चुनाव में भी लोग उन्हीं रिश्तों की वजह से जो है, जो जिनके साथ है उस तरफ जो है ज़्यादा वोट पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा। जो नू हिंसा के बाद का माहौल कुछ बदला नहीं है, जैसी लोगों की राजनीतिक धारणा थी वैसी ही है। देखिए, नू हिंसा जो है कोई इतनी बड़ी हिस्सा तो थी नहीं, लेकिन उसके बाद देखिए जो हमारे राजनेता हैं, राजनेताओं में तो उस पर लेके कोई झगड़ा भी नहीं था, आपस में कोई ये नहीं था। तो इसलिए कोई राजनीतिक परिदृश्य उसकी वजह से नहीं बदला। और मुझे लगता है कि अक्सर लोग भूल भी गए होंगे कि भाई दंगा हुआ था, और दंगा क्या था पता है कि भाई बाहर से लोग आए, उनसे ये लड़े, थोड़ा सा कुछ लोग ये हुए, लेकिन उसके का जो असरात हैं, प्रभाव पड़ना था, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा यहाँ लोगों पर। बल्कि आप हैरत ये करेंगे, चलो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उनकी सरकार थी, उनके वक्त में हुआ हो तो ये थे, कांग्रेस में जो लोग थे उन्होंने ही क्या किया। आज आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के नेता भी उस दंगे का जिक्र नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि दंगा तो हुआ, लेकिन उसमें इन्होंने भी कोई मेवात की जनता के लिए बहुत पॉजिटिव भूमिका नहीं निभाई थी, पॉजिटिव भूमिका नहीं निभाई थी। इसलिए ये भी चुप है, उसको चर्चा नहीं करते हैं। तो इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ के हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में झगड़ा हुआ ही नहीं था, तो इसलिए उस पर कोई वोटों का बंटवारा भी नहीं हो रहा है कि हाँ भाई लाला जी उधर होंगे तो हम इधर होंगे, ऐसा नहीं है। बाहर के लोगों से हुआ था तो उसका ज़्यादा कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
और विपक्ष के लोग भी भूल गए कौन लोग बेचारे जेल में है, यूएपीए लग गया, लेकिन उन्होंने भी कोई मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी कोई सड़क पे उतर करके कोई ऐसा विरोध नहीं किया उसका जिसको लेकर राजनीतिक बात हो, तो इसलिए उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। भाजपाई तो इसका जिक्र करना ही नहीं चाहते हैं, कांग्रेस भी इसकी चर्चा नहीं करना चाहती है, क्योंकि पता है कि जनता के लिए ना वो ईमानदार थे ना ये ईमानदार थे, ये हुआ है। तो इस क्षेत्र से ये मैं मानूं कि बहुत आसानी से हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी बढ़त ले सकती है। देखिए एक बात मैं विधानसभा, अभी तो हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, देखिए लोकसभा में एक बात आपको फैक्ट बताऊं कि लोकसभा में इस बार सही मानों में राव साहब को बहुत वोट पड़ने वाला था। मैं ज़मीन की बात कर रहा हूं, यहाँ इस बेल्ट से। बेल्ट से। लेकिन वो तो जिक्र करते रहे, यहाँ से तो मिले नहीं उनको। मैं इस बार की बात कर रहा था कि इस बार उनको वोट मिलते, क्यों मिलते? जैसे ही दंगा हुआ था तो सबसे पहले जो पॉजिटिव बयान राव साहब ने ही दिया था, और मैं उन लोगों में भी था, शामिल हुआ कि जिन लोगों ने उसके बाद जाके राव साहब को गुलदस्ता भेंट करके शुक्रिया भी अदा किया कि आपने मेवात को जलने से बचाया, आपके बयान ने दोनों धर्म के लोगों को जोड़ने में आपके बयान ने बड़ा सहयोग किया और पॉजिटिव रहे, वो बहुत अच्छा था। और राव साहब एक अच्छे लीडर भी हैं, मैं कहूँगा। बहुत ज़्यादा भेदभाव भी उनके अंदर कभी नहीं रहा है, देखो कभी नहीं रहा है। अब भाजपा में 10 साल से थे, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता मुसलमान के मैं टोपी पहन के गया और उन्होंने सम्मान नहीं दिया, देखो ये बातें रही। और राव साहब को सब वोट मिलने वाला था इस बार, बहुत बेहतर। मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 10 साल में खूब लोगों के रिश्ते हैं, लोग अपने अपने काम के लिए जाते रहे हैं, वो काम भी सबका करते रहे हैं, तो रिश्ते बने बहुत अच्छे। लेकिन हुआ क्या पिछले 15 दिनों में ये खेल कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया ना मुसलमानों का नाम ले करके, और उस चीज़ ने जो है ना, जो जो इशारे कर करके उन्होंने पिछले 15 दिन में जो भाषण दिया ना, उन्होंने जो है ना नुकसान पहुंचाया राव साहब को भी। मैं बड़ा देखो स्पष्ट हूँ। लोग कहते हैं कि यार इनका प्रधानमंत्री तो होने वाला ऐसे कहता है, नहीं समझते, ये तो मुसलमानों का नाम लेके कहता है भाई, इनके बच्चों पे, इनकी बच्चों की संख्या पे कमेंट करता है। तो लोग मैंने युवाओं से बात करके मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोग ये हुए कि यार मन तो था राव साहब को, लेकिन कैसे वोट दें, मतलब जो है। तो राव साहब के साथ हमदर्दी तो है एक बड़े हिस्से को, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के भाषण या भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ जो बाद में बदलती रही है पहले चरण के बाद, उसके बाद एक बड़ा हिस्सा जो समझदार है, जो राव साहब के लिए हमदर्दी भी रखता था, शायद अब वोट में नहीं बदल पाए। मैं मतलब ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी उनका वोट इस बार बढ़ेगा सब कुछ के बावजूद, क्योंकि उनके पर्सनल रिश्ते भी जो बहुत हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वोट उनका बढ़ेगा। नहीं भी बढ़ता है तो देखो एक एमपी पूरे क्षेत्र का होता है, कभी उनको कहीं कम पड़ जाता है, कभी ज़्यादा पड़ जाता है। और आप कहेंगे कि जैसे फिरोजपुर झिरका है, अब जो उनका बावल है वहाँ 2.25 लाख वोट है, तो वहाँ अगर उनको 2 लाख भी वोट मिल जाता है, एक बात मैं कहता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ अगर 1,55,000 वोट है या 1,90,000 वोट है, तो उनको यहाँ अगर 80,000 भी वोट पड़ता है तो देखो ये है। लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में राव साहब को अच्छा लीडर समझते रहे हैं, और आगे अगर वो रहेंगे तो लोग काम भी लेने जाएंगे उनसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ख़ास तौर से माननीय प्रधानमंत्री के भाषण ने इस मुस्लिम क्षेत्र के लोगों को दुखी किया है, और दुखी होकर के लोग जो मन बना चुके थे राव साहब के लिए, अब शायद वोट में नहीं बदलेगा। तो एक तरह जब हिंसा के बाद की परिस्थिति थी तो ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी को बड़ा डैमेज होगा यहाँ, और अब हम देख रहे हैं कि बड़ी कमज़ोर याददाश्त लोगों की बड़ी इस तरह की रही। उस समय तो बड़ा गुस्सा था कि बीजेपी बड़े डेंजर जोन में यहाँ पे। देखिए ये बात आप सही कह रही हैं, जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। मैं एक बात कहूँ आपसे, अभी ऐसा कुछ हो कि माननीय प्रधानमंत्री आ जाएं गुड़गांव में, और गुड़गांव में आकर के देखो, बड़ी बात तो कहना मैं दूर की बात कहता हूँ, वो उर्दू के ही 2-4 शब्द बोल जाएं, नहीं समझ में आ गया। और अगर उन्होंने यही कह दिया कि भाई इस देश में भाईचारा से रहो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात, मैं कह रहा हूँ कि वोट का परसेंटेज तुरंत बढ़ जाएगा। लोग भूल जाएंगे अरे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। लोग नफ़रत के मुकाबले मोहब्बत को याद रखते हैं, इसलिए लोग भूल गए कि हिंसा किसने कराया, क्यों कराया, क्या पॉलिसीज़ थे, और क्यों जो हमारे मेवात को बदनाम करने का प्रयास, वो लोग भूल चुके हैं।
और उसकी मिसाल आप, भले लोग कहें कि भाई देखो जो कांग्रेसी होगा वो कांग्रेस के चश्मे से देखेगा, जो इन लोग के लोग हैं वो इन लोग के चश्मे से देखते हैं, भाजपा के लोग भाजपा के चश्मे से देखते हैं। लेकिन मैं उस चश्मे से अलग, राव साहब के जलसों में जो भीड़ हो रही है, मेरे जैसे कुर्ता टोपी वाले लोग हैं जा रहे हैं, तो देखो कोई ऐसे नहीं जाता है, कहीं जाता है कोई तो उसका एक बड़ा हिस्सा वोट में भी बदलता है, तो वो लोग वोट देंगे। मैं तो समझता हूँ कि राव साहब को भी लोग वोट देंगे, लेकिन वही दंगे की वजह से नहीं। माननीय प्रधानमंत्री का भाषण जो वायरल हो रहा है ना, वो कम कराएगा उनके वोटिंग को। लेकिन राव साहब से लोग मोहब्बत रखते हैं, जब कांग्रेस में थे तब भी थे, अब भी लोग मोहब्बत रखते हैं हमारे यहाँ। तो बातचीत का ये मेरा आखिरी सवाल कि यहाँ लड़कियों की अगर मैं बात करूँ कि वो कितनी लड़कियाँ यहाँ नौकरी करती हैं, कितनी लड़कियाँ यहाँ पढ़ने जाती हैं, तो बड़ा कम हम आंकड़ा कहेंगे इस तरह का। तो तकरीबन हम ये माने कि स्कूलों में बिल्डिंग्स नहीं है, लड़कियाँ पढ़ने नहीं जाती हैं, लड़कों को भी रोज़गार नहीं मिलता है। तो ये तो फिर मैं ये कहूँ कि मेवात की जो एक जवान खेप है, यानी जो युवा खेप है, वो बहुत हाशिए पर है, बहुत कोने में बैठी हुई है। ये बुज़ुर्ग में बात कह सकती हूँ, इससे तो मैं देखिए, रोज़ नौजवान या लड़कियों की तालीम, देखिए लड़कियों की तालीम असल में सरकार भी जब पॉलिसीज़ बनाती है ना, तो बहुत सी बातों को, यहाँ लड़कियों के पढ़ने का परसेंटेज बढ़ गया था। और आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि निजी स्कूलों में जब आप जाएंगी तो भीड़ लड़कियों की आपको मिलेगी, जो प्राइवेट स्कूल हम करते हैं, यहाँ की मैं बात करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि 2019-20 में काफ़ी लड़कियाँ पढ़ रही थी, जो अब घटी हैं। उसके पीछे एक और कारण भी था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी जो माइनॉरिटीज़ विभाग का जो मंत्रालय है वो स्कॉलरशिप देता था लड़कियों के लिए। बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप चलता था। नूह में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सरकारी, वहाँ हम सब लोगों ने मेहनत किया था, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बच्चियों को स्कॉलरशिप मिला था नूह सीनियर सेकेंडरी गर्ल स्कूल के लड़कियों को। बाज़ाब्ता वहाँ से टीम आई थी, उन्होंने चेक दिया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। और उसके अगले साल फिर 124 लड़कियों को मिला। और जो 3000 बच्चे को यहाँ स्कॉलरशिप मिलता था, माइनॉरिटीज़ स्कॉलरशिप, वो सीधे फार्म भरने वाले बच्चों की संख्या 30,000 पे पहुँची। और स्कूलों में बच्चे बड़े, हम लोगों ने कई, यहाँ नवाब शमसुद्दीन मेमोरियल एक पब्लिक स्कूल है, वहाँ हम लोगों ने इंटरव्यू किया था। लड़कियों ने कहा था कि स्कॉलरशिप की वजह से हम पढ़ते हैं। 10वीं में हम दोनों बहन पढ़ाई छोड़ दिए होते, लेकिन 12वीं में इसलिए है कि स्कॉलरशिप मिलता है 12,000 रुपये, और स्कूल वाला कहता है यार कुछ भी नहीं दोगे तो ये 12,000 देना, हम पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरह हम गरीब थे, हम पढ़ते रहे। इस सरकार ने किया पिछले 2 साल पहले कि इस स्कॉलरशिप को जो है ना बहाने से बंद कर दिया। जो माइनॉरिटीज़ बच्चों को मिलती थी, उसमें विशेष जो लड़कियों को बेगम हज़रत मिलती थी, जो माइनॉरिटीज़ मंत्रालय से रिलेटेड था और मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से आता था, बंद कर दिया। और जब बंद किया तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा है स्कॉलरशिप न मिलने का। इसलिए लड़कियां कम आपको पढ़ती हुई दिखेंगी, उसके मुकाबले में लोग कहते हैं मदरसे में पढ़ा लो बच्चों को। रोज़गार का ये हाल है कि आप देखो कि अब जा कर के रोज़गार में एक आध फैक्ट्रीज बन रही है, नहीं तो ये जो इलाका है मेवात, हरियाणा, राजस्थान का, इसमें जो है कंपनियां नहीं, फैक्ट्रीज नहीं, तो लोग कहाँ, नौजवान कहाँ काम करें। शिक्षा नहीं है कि उच्च शिक्षा हासिल करके बड़ी नौकरियों में जाएं, या कुछ लोग जा भी रहे हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जो एटमॉस्फेयर होता है नौकरियों का, प्राइवेट कंपनियों में जाने का, क्योंकि कंपनियां नहीं हैं तो कहाँ से जाएं। तो जहाँ शिक्षा में हमारा इलाका पीछे है, वहाँ रोज़गार में भी पीछे है। और रोज़गार में पीछे इसलिए कि कंपनी नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। तो सही आप कह सकती हैं कि यही वजह है कि आप गांव में जाओ, चाय की दुकानों पे आपको लोग दिखेंगे, आपको ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग मिलेंगे, तो उनको रोज़गार नहीं है। तो सरकार को भी चाहिए कि कोई भी सरकार बने वो रोज़गार पर भी ध्यान दे। और एक बहुत बड़े रोज़गार की बात हम लोग करते हैं कि सरकार यहाँ से रेल निकाले, कई बार बजट में भी हुआ है, कई बार चर्चा हुई है। वो इसलिए कि यहाँ से लोग रेल में बैठ के मजदूरी करने दिल्ली जा सकते हैं, सुबह जाएंगे शाम में आएंगे, जहाँ भी ट्रेन जाती है आप देखती होंगी उस इलाके में। उसी तरह यहाँ के लोग फल पैदा करते हैं, यहाँ के लोग सब्ज़ी पैदा करते हैं, यहाँ के दूध का प्रोडक्शन और बढ़ता, तो लोग उठाते और 25-30 रुपये के किराए पर दिल्ली जाते, वहाँ की मंडियों में बेच के आते, तो रोज़गार बढ़ता। तो सरकार ने न तो सरकारी नौकरी वाली शिक्षा दी,
न ज़मीन पे काम करने वाला ये दिया, न यहाँ नहर आया। नहर भी होता तो खेतों में जो है अलग अलग तरह की फसलें पैदा होती, वो भी नहीं हुआ। और रेल भी नहीं आया, तो ये 4 लेन भी नहीं बना, यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी। तो गोया के रोज़गार के एतबार से शिक्षा से भी वंचित रखा गया और रोज़गार के लिए जो संसाधन है उससे भी दूर रखा गया है। इसलिए आप मेवात को जो है ना कि युवाओं को भी आप कह सकती हैं कि बुज़ुर्ग मेवात है, क्योंकि पुराने धड़े पे जी रहा है बेचारा, भाई छाछ महरी खा रहे हैं यहाँ के लोग, पैसा ही नहीं है, कारोबार नहीं है। तो इसलिए मेवात के पिछड़ेपन में रोज़गार और शिक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। पता नहीं क्यों मेवात पे बात करना मुझे हमेशा दुखी करता है। मेवात की कोई अमन की, सुकून की, प्रगति की, विकास की कभी कोई खबर मेरे सामने नहीं आती। और ये बतौर इंसान, बतौर पत्रकार मुझे बहुत दिली तौर पे बहुत दुख होता है इन चीज़ों का। मतलब कब से पूछे जा रही हूँ, या मैं भी मतलब कब से इन चीज़ों को कवर कर रही हूँ। खैर से बहुत शुक्रिया आपका, इतना आपने समय दिया। तो मेवात के दोस्तों, फ़िलहाल ये तस्वीर है और अभी फ़िलहाल चुनाव हैं, तो आप भी ये जो वीडियो है इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप अगर ट्विटर पर हैं तो इस वीडियो को वहाँ भी आप देखें, पहुँचाएँ सरकार तक, सरकार के लोगों तक। बहुत बहुत शुक्रिया।